जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने देखा था कोशिका के बारे में। कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ चीज़ें बच गई थी, तो उसी के बारे में हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ उसमें कोशिका के जो अंग है उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कोशिका के अंदर और क्या क्या तत्व अवयव पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने कल देखा था। ठीक है, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, केंद्रक जो कि कोशिका का मुख्य अंग होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप सभी भली भांति जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केंद्रक की खोजकर्ता का नाम। ठीक है, स्पेशली तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ऐसी चीज़ें पूछी जाती, जो मेन चीज़ें रहेगी उसी के बारे में अपन बात करेंगे। फालतू चीज़ों के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। साइंस के स्टूडेंट सभी समझदार होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस को, तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे हम जो हमारे लिए कुछ नई बनती है। ठीक है, यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? केंद्रक की। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस की। ठीक है, यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। प्रश्न पूछ लेगा कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो क्या लगाओगे? केंद्रक। ठीक है, कोशिका को नियंत्रित करने का काम किसका है? केंद्रक का। ठीक है, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, तो आपको बताना कितनी है? 80% मात्रा होती है प्रोटीन की। किसके अंदर? न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर। क्या पढ़ा केंद्रक में? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है और इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, और इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें देखें। केंद्रक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90% जल पाया जाता है, साथ ही साथ डीएनए और प्रोटीन भी पाया जाता है। है ना, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? 90% जल, उसमें कुछ मात्रा डीएनए की होती है और कुछ मात्रा प्रोटीन की होती है। हमने यहाँ पर देखा डीएनए। ठीक है, जब अपन उसके क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे डीएनए कहाँ से, किससे बनता है, कहाँ पर पाया जाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक कौन सा वाला भाग है? तो ये पूरा जो आलू के समान संरचना दिखाई दे रही है, पूरी कोशिका है, और इसी के अंदर जो डार्क कलर का जो पॉइंट दिख रहा है हमें, इसी को कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं रसधानी या वैक्यूल्स। क्या कहा जाता है इसे? रसधानी या वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स, रस मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यह जल को संचित या स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? तो वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या काम करता है ये जल संग्रहण के लिए, यह जल संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। देखो, जंतुओं में पानी की सीमित मात्रा होती है, ब्लड में मिलकर ये चलता रहता है शरीर में, लेकिन पादपों में देखना डायरेक्ट रूप से ये होता है। और कभी कभी जैसे पीपल जैसे पौधे की जड़ें को अगर हम काट देते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट रूप से पानी की एक धार निकलती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है क्या? पानी। किसके अंदर? पेड़ों के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर उनमें क्षमता अधिक होगी तो इसमें जगह भी ज़्यादा बनाएगा पानी के लिए। ठीक है, तो रसधानी के बारे में क्या पढ़ा हमने? वैक्यूल्स के बारे में, यह जल को संचित करने का काम या स्टोर करने का काम करता है। यह जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है, इसलिए पादपों में ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, अगला आता है लवक, प्लास्टिड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या? प्लास्टिड। प्लांट्स का सबसे बड़ा कोशिका का अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग कौन सा होता है? प्लास्टिड होता है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? प्लास्टिड। ओके, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
3 प्रकार का लव है ना। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है हरित लवक, एक अवर्णी और एक वर्णित। ठीक है, हरित हरा कलर का, अवर्णित जिसमें कोई कलर नहीं, और वर्णित मतलब जिसमें कुछ न कुछ कलर होगा। ठीक है, अब देखो हरित वो हरा स्पेशल बोल रहा है, अवर्णी अ का मतलब नहीं, वर्णी का वर्ण का मतलब होता है कलर। वर्ण शब्द प्रयोग किया जाता है कलर के लिए। ठीक है, और अवर्णी और वर्णी। ठीक है, वर्ण जिसमें कलर है, अवर्णी जिसमें कलर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में। हरित लवक कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम? यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित हरे कलर का जिसमें क्लोरोफिल वगैरह पाई जाती है, जो पौधे का हरा वाला भाग होता है। तो ये हरा वाला भाग कौन सा? एक तो पत्ती का होता है और तने का भी होता है, नीचे जड़ों में हरा भाग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अवर्णी। अवर्णी जिसमें कलर नहीं होगा, यह भोजन संग्रहण करता है। ठीक है, देखो यह भोजन संग्रहण करता है, स्टोर करके रखता। कौन? अवर्णी। और हरित लवण भोजन बनाता है। अवर्णी क्या बोल रहा है? यह भोजन का संग्रहण करता, मतलब इकट्ठा करके या संग्रह करके या स्टोर करके रखता है। और हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, संग्रह करना और निर्माण करना में अंतर होता है। ठीक है, अवर्णी यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ये संग्रह करेगा तो सीधी से, अच्छा फल जो होता है ना, सीधी सी बात क्या होता है, एक प्रकार का भोजन ही होता है। फल जो है ना, फल या जड़, जैसे जड़ हमने मूली है, गाजर है, तन है ना, ये गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इन चीज़ों को देखते हैं हम। तो ये क्या करते हैं? ये अपने साइज में वृद्धि करता, ग्रोथ करता है, ताकि इसमें भोजन इकट्ठा हो सके। तो उसी को हम क्या भोजन समझ के खा लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, फल भी एक छोटा सा बिंदु से चालू होता है और बड़ा 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 बड़ा, आम कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, संतरा कितना बड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रकार के फल है, ये भोजन है, ये एक प्रकार की क्या है? भोजन है। ठीक है, फल जो अपन खाते हैं ना, ये जो प्लांट्स का जो भोजन होता है ना, वही होता है, उसी को हम खाते हैं। वास्तव में भोजन बनाने का काम पेड़ पौधों का होता है, इंसानों का नहीं होता है। हम तो खाना सिर्फ पकाते हैं, भोजन हम पकाते हैं, हम बना नहीं सकते। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वही भोजन को बना सकता है। हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए हम भोजन को बना नहीं सकते, हम सिर्फ पका सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो प्लांट्स भोजन को बनाता है, निर्माण करने का काम करता है। अगला आता है वर्णित या क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यह रंग प्रदान करता है। वर्णित, वर्ण का मतलब मैंने बोला रंग। भाई शब्द को अगर पकड़ोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। टमाटर और मिर्च जो होती है, इसमें लाइकोपेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर और मिर्ची लाल होती है। ठीक है, गाजर में केरोटीन पाया जाता है, इसलिए गाजर पीले रंग का होता है। चुकंदर जो होता है, इसमें बिटानोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिटानोन। और फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण होता है। जेंतोफिल हम प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा बॉटनी में। जेंतोफिल क्या होता है? ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो फलों को क्या रंग प्रदान करने का काम करता है, और कैसा रंग? पीला रंग प्रदान करता है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ ये चीज़ें डिफरेंट बताई गई, जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह स्मॉल होता है, ये गोल होता है, इसमें वेक्यूल छोटा होता है, इसमें सीलिया, फ्लेजेला और लाइसोसोम पाया जाता है। ये कौन सा है? ये एनिमल सेल है। कौन सी है? एनिमल सेल है। और ये प्लांट सेल है। ये लार्ज होती है, ये चौकोर होती है, 4 कोने वाली होती है, और ये गोल होती है। इसमें वेक्यूल्स छोटा होता है और प्लांट्स में वेक्यूल्स बड़ा होता है। ठीक है, एनिमल में सीलिया होता है और प्लांट्स में सेल वाल होता है। एनिमल में फ्लैजिला होता है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये दोनों कोशिकाओं में अंतर बताया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिका
के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार कोशिका। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट, प्रो शब्द जब लग जाता है किसी भी शब्द के आगे तो वो निर्माण करने की स्थिति में होता है, शुरुआत होती है, तो ये कैसा होता है? अविकसित होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक मतलब विकसित होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है। और जो विकसित होती है ये पादप और जंतु में पाई जाती है। पादप मतलब प्लांट्स, जंतु मतलब एनिमल्स, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कुछ न कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए तो हमने कहा इसको अल्प विकसित, ठीक है। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रारंभिक कोशिका। प्रो शब्द लगने के कारण इसे क्या बोल दिया हमने? प्रारंभिक कोशिका है, ठीक है। इसमें कोशिका झिल्ली अल्प विकसित होती है, ठीक है। विकसित तो होती है लेकिन कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। राइबोसोम कमजोर टाइप का होता है। राइबोसोम 70S वाला होता है, ठीक है। कौन सा होता है? 70S वाला राइबोसोम होता है। तथा शेष अंगों का अभाव रहता है, मतलब कुछ अंग विकसित नहीं होते हैं। अगला है यूकैरियोटिक। ये पूरी तरह से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें 80S राइबोसोम्स पाया जाता है। उसमें कि प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं का आकार चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर, ठीक है, डब्बे टाइप का, ठीक है। इसके अंदर का सबसे बड़ा भाग होता है प्लास्टिड। अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात करी प्लास्टिड की, ठीक है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूल्स या रसधानी बड़ा होता है, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जिसका रंग हरे कलर का होता है, इसीलिए पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती कैसी होती है? हरी होती है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना भित्ति, ठीक है, ये तो क्वेश्चन डाला गया है इसमें, है ना। आप लोगों को जवाब देना है कि बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्लोरोफिल या माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों में से क्या नहीं पाया जाता है? किसमें? बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? ये आप लोगों को कमेंट्स में जवाब देना है इसका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ये हमारे शरीर की मेन चीज़ें होती है, गुणसूत्र, जिससे हमारे शरीर की पहचान की जाती है, ठीक है। इसका DNA या जीन्स का पता लगाया जाता है, ठीक है। मानव में यह 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये गुणसूत्र की संरचना इस प्रकार से है। इसी के को और सूक्ष्मता से देखा जाए तो इस प्रकार की आकृति बनती है। इसी को अगर और सूक्ष्मता से देखा जाए तो DNA निकलता है, और DNA को और अच्छे से देखा जाए तो इसमें से जीन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जीन्स निकलते हैं, ठीक है। जीन्स क्या चीज़ है? अपने माता पिता के जो भी गुण होते हैं वो अपने अंदर जो आते हैं वही जीन्स कहलाता है वो, ठीक है। बात करेंगे क्रोमोसोम की स्थिति। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। भाई केंद्रक, ये कोशिका, ये केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक के अंदर पाया जाता है कौन? क्रोमोसोम। ये केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है DNA। क्या पाया जाता है? DNA। और DNA के अंदर पाया जाता है जीन्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। ये बॉडी, हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में अंग तंत्र है। हाथ, पैर, कान, नाक, गले को मिला दिया जाए तो अंग तंत्र हो जाता है। और इन अंग तंत्रों में से कोई सा एक अंग निकाल लो, जैसे मैंने हाथ निकाल लिया। ये पूरी बॉडी में से दो हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 नाक है, तो ये अंग तंत्र कहलाएंगे। इन सभी अंगों को जोड़ दिया जाए तो एक तंत्र बन जाता है। और इसी तंत्रों में से एक निकाल लो, जैसे मान लो हाथ, तो ये एक अंग हो गया। और अंग में से कोई सी एक चमड़ी का छोटा सा टुकड़ा निकाल लो। हाथ की चमड़ी का थोड़ा सा
टुकड़ा निकालो तो ये ऊतक कहलाता है। और उसी टुकड़े में होगी कुछ कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और उस कोशिकाओं में एक केंद्रक होगा, हर एक कोशिकाओं में एक केंद्रक होगा, और उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होंगे, और डीएनए के अंदर होगा हमारा जीन्स। ठीक है, जीन्स का मतलब होता है अगर किसी के परिवार में अगर किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के माता पिता के, तो वो लक्षण बच्चों में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जेनेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक। ठीक है, तो ये जीन्स का मेन कारण होता है। ठीक है, जीन्स पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन्स ही अनुवांशिक या जेनेटिक कहलाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये पूरा क्रोमोसोम, ये डीएनए को छोटे छोटे भागों में और देखा तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आके जीन्स बन गया। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुणसूत्र की अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि अपन ने बोला मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेल में कैसे पाया जाता है, 44 + XY। ये मेल को XY मेल को दर्शाता है, और फीमेल में 46, 44 + 2 ये XX। जब कोई लड़की होगी तो वहाँ पर XX सिंबॉलिक होगा, और जब मेल होगा तो XY सिंबॉलिक होगा। ठीक है, कुछ जीवों के क्रोमोसोम, जैसे जीवाणु में एक गुणसूत्र पाया जाता है। मटर में 14 होते हैं, प्याज में 16 है ना, मक्का में 20, टमाटर में 24, और मेढक में पाए जाते हैं 26। ठीक है, इसी प्रकार से नींबू की बात की जाए तो 18 छोटा नींबू होगा तो उसमें 18 होंगे, और बड़ा नींबू होगा तो 36 हो जाएंगे। मानव में 46 पता है आप लोगों को, आलू, चिंपांजी और तंबाकू, इसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें 1600 सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये याद करने जैसी चीज़ें आप लोगों को मैंने याद करने के लिए कुछ ट्रिकें बनाई है। GM अपन गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग PMT पहले मेडिकल टेस्ट के लिए एक वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है PMT। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए PMT की एग्ज़ाम ली जाती है, जिसको वर्तमान में नीट बोलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग PMT में ऐसे करके याद कर लेना कुछ भी। ठीक है, केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, यह 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या, ये एक प्रकार के एसिड होते हैं क्या, जिसे हम DNA और RNA के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्या, DNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, डन। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, DNA को अगर हम देखा जाए तो इसे 2 भागों में अपन बांट रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। ठीक है, इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर में एक राइबोस होता है और एक डीऑक्सी राइबोस होता है। एक राइबोस और दूसरा डीऑक्सी राइबोस। इसका तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ें हैं नाइट्रोजन बेस, ये मेन चीज़ें होती है। कैसे, तो यहाँ पर इसे नाइट्रोजन बेस को भी 2 भागों में बांटा, प्यूरिन और पायरेडेमिन और प्यूरिन 2 भागों में बांटे। तो प्यूरिन के अंतर्गत कौन आता है, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरेडेमिन के अंतर्गत होता है साइटोकाइनिन और थाइमिन आता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है, आगे बताता हूँ और कैसे क्या करना है इसको। ठीक है, अब देखना DNA का अवलोकन मतलब सबसे पहले किसने देखा, तो कार्ल्सबर्ग ने देखा। सबसे पहले किसने देखा DNA को, कार्ल्सबर्ग ने। DNA की संरचना डबल स्ट्रैंड होती है, डबल हेलिक्स भी बोलते हैं इसको, डबल स्टैंडर्ड भी कहा जाता है और डबल हेलिक्स भी कहा जाता है इसमें, है ना। जिसकी खोज किसने करी थी, सर वाटसन एवं क्रिक ने 1662 में किया था इन्होंने, है ना। डेट यहाँ पर नहीं लिखी, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, मॉडल देने का काम किया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। पूछा जाता है DNA के डबल हेलिक्स के बारे में किसने बताया, तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, इसका अवलोकन सबसे पहले किसने किया था, तो कार्ल्सबर्ग ने। ठीक है, एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन AT
A बराबर T, बराबर नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ग्वानिन और साइटोकाइनिन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। यही जो होता है मेन चीज़ें हैं, ठीक है। हम आगे बात करते हैं आरएनए के बारे में। राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल होती है। डीएनए ऐसा होता है, ऐसा 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 इस प्रकार से होता है, और ये आरएनए ऐसा सिंगल लेयर में पाया जाता है, ठीक है। इसमें इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाते थोड़ा 2 मिनट, है ना। तो आरएनए के बारे में अगर देखें, इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोस शुगर, ठीक है। और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है उसमें, और आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोकाइनिन होता है, किंतु यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पर A बराबर T था और यहाँ पर G बराबर C था, तो यहाँ पर A बराबर U। भाई देखो, यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर कौन आ गया? यूरेसिल आ गया। बस इसमें ये अंतर है, ठीक है। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, बस इतना अंतर है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन? आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। mRNA, tRNA और rRNA। M का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर, मैसेज भेजने का काम करता है। tRNA का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र, परिवहन का काम करता है। rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल या राइबोसोम आरएनए, ठीक है। यह प्रोटीन निर्माण का काम करता है, ठीक है, ओके। मैसेंजर अमीनो एसिड, यह अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाने का काम करता है। भाई जो मैसेज आ रहे उसको एक ऐसे 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 सर्कल में सजाने का काम करता है। कौन? mRNA, ठीक है। tRNA यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोमल तक लाता है। कहाँ तक लाता है? राइबोसोमल तक। कौन? tRNA, मतलब ट्रांसफ़र करने का। rRNA यह प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्रम से जमाता है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करता है, और फिर ये कहाँ पहुँचा देता है? प्रोटीन निर्माण करने में, ठीक है। प्रोटीन निर्माण करता है, वापस इसको पहुँचा देता है अपने स्थान पर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शंस कहा जाता है इसे, रिवर्स दोनों दिशाओं में चलता है, ओके, ठीक है। ये कोशिका के बारे में कुछ चीज़ें थी, इसको आज हमने कंप्लीट किया। इसका अगला वीडियो नेक्स्ट और लेके आएंगे अपन बहुत जल्दी। पूरा विज्ञान वर्ग 2 के लिए पूरा विज्ञान अपन कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक लोगों तक शेयर करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।